हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस एडिटोरियल। आज इस एडिटोरियल में हम वही आर्थिक स्थिति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कैसे कोविड-19 और फिर ग्लोबल ऑर्डर में एक युद्ध का आ जाना और ऐसे लोगों का युद्ध, ऐसे देशों का युद्ध होना, ऐसे देशों के बीच में युद्ध होना जो ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित करते हों कई मामलों में, चाहे क्रूड ऑयल हो गया या फूड सप्लाई हो गई यूरोप की। जैसे कि आपको मालूम है यूक्रेन की ब्रेड कहा जाता है, ब्रेड बास्केट कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और उसमें इन सब चीज़ों को उसने क्या किया, दिखाया क्या आखिरकार ग्रोथ रहने वाली है और हमें या किसी भी राज्य जो देश के सरकारें हैं उनको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि वो इन सब चीज़ों को क्या करे, ओवरकम करे। चाहे महंगाई हो, महंगाई से नो डाउट ग्रोथ पर असर पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को, जिसको हमने कल एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था, उसमें भी हमने इंडिया के की जो आरबीआई का डेटा आया था उसको लेकर डिस्कस किया था। अभी ये वर्ल्ड बैंक का डेटा आया है तो उसको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। और हाँ, अनअकैडमी पर भी आप अगर कोई सब्सक्रिप्शन परचेज़ करना चाहते हो तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो SHRI NATH और 10। ये कूपन कोड यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी है वो आप अवेल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ पैंग्स, सम हेडलाइन इंडिकेटर में बी साइनिंग बट द रिकवरी इज स्टिल रेग एंड वनरेबल। तो यहाँ पर बहुत से इंडिकेटर आपको ये शो कर रहे होंगे कि आर्थिक रिकवरी हो रही है, लेकिन अगर वास्तविकता देखे जाए जो रिकवरी है वो फिर भी अभी कहीं ना कहीं बहुत धीमी गति से चल रही है। द वर्ल्ड बैंक पेयर इन 2020 ग्रोथ प्रोजेक्शन इन साउथ एशियन economies to 6.6% on Wednesday from an estimate of 7.6% release in January। वर्ल्ड बैंक ने अभी 2022 में साउथ एशियन में हमारा भारत भी आ जाता है, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, इन सब राष्ट्रों को साउथ एशिया में गिना जाता है। तो उसने फोरकास्ट एक कह सकते हो एक इकोनॉमिक रिपोर्ट पेश की। उसमें ये दर्शाया गया कि जो ग्रोथ रेट है वो 6.6% रहने वाली है। ये बुधवार को उसने प्रेस की थी, लेकिन जो एस्टिमेट थे, जो जनवरी में उसने इसी टाइप की जो रिपोर्ट निकाली थी उसमें क्या था, उसने ग्रोथ रेट 7.66 दर्शाई थी। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि 2-4 महीनों के अंदर ही उसने कम कर दी। एम्फेसाइजिंग दैट पोस्ट पेंडेमिक ग्रोथ वाज ऑलरेडी अनइवन एंड फ्रेजाइल बिफोर द रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर्ड फ्रेट सेल इन। तो यहाँ पर जो कोविड-19 के बाद की जो ग्रोथ हो रही थी वो अनइवन थी, मतलब कभी ज़्यादा हो जा रही थी, कभी कम ग्रोथ हो रही थी। लेकिन जैसे ही रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो उसने और नई चुनौतियां सामने लेकर रख दी। आपको मालूम ही होगा कि रसिया और यूक्रेन के युद्ध से फूड की शॉर्टेज है यूरोप में कम हो गई, फूड की शॉर्टेज बढ़ गई और साथ ही साथ क्रूड ऑयल के प्राइस भी आसमान छूने लगे। और जो भी ओपेक कंट्री हैं रसिया को छोड़कर, उन्होंने क्रूड ऑयल के प्राइस को हाई करके रखा, प्रोडक्शन कम कर रखा है, तो मोटा पैसा वो कमा रही हैं। द रिपल इफेक्ट ऑफ हाई ऑयल प्राइस, तो यहाँ पर ये उन्होंने वही लिखा है कि रसिया यूक्रेन वॉर के कारण रिपल इफेक्ट जो हुआ उससे क्या हुआ, हाई ऑयल प्राइस हुए, फूड प्राइस भी बढ़ गए। दैट प्रिवेल इवन बिफोर द वॉर एंड वर एग्जैजरेट सिंस February 25। तो ये पहले से ही ज़्यादा थे, पहले से ही ऑयल के प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही रसिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तो उसने इस चीज़ को और तेज़ कर दिया। और कब स्टार्ट हुई थी ये 24 फरवरी को रसिया ने क्या किया था, इन्वेजन करना स्टार्ट कर दिया था। आर की फैक्टर वरिंग द बैंक्स एज अ पीपल्स रियल इनकम टेक अ हिट। और यहाँ पर ये सब चीज़ें बैंकों को चिंता दिला रही हैं, क्योंकि जो रियल इनकम है लोगों की वो कहीं ना कहीं हिट हुआ है उस पर। इंडिया GDP द बैंक रेकन में नाउ ग्रो बाय 8% इन 2023। तो यहाँ पर जो इंडिया की GDP है वो 8% से 2022-23 में बढ़ेगी, नॉट 8.7%, ना कि 8.7% से जैसे कि पूर्वानुमान इस टाइप से लगाया गया था। इट हैड अर्लियर फोरकास्ट, मतलब पूर्वानुमान क्या लगाया था, गया था कि 8.7% से बढ़ेगी 2022-23 में हमारी GDP, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 8% से ही बढ़ने वाली है, बिफोर ड्रॉपिंग फर्दर टू 7.1% इन 2023-24। और अगले साल और कम होगी, वो उसमें अगले साल बढ़ेगी, लगभग 7.1% से ग्रोथ होगी हमारे यहाँ। द बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट हैज़ सेड दैट देयर अर्ली ओवरऑल असेसमेंट
is that GDP growth could actually be 1.3 percent point lower or 7.4%, but they refrained from making an adjustment of the magnitude in their headline projection due to some positive surprise in the recent data such as a strong digital service export। तो यहाँ पर जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं बैंक्स के, उन्होंने ये कहा कि जो अभी हमने अनुमान लगाया है कि 7.1% या जो उन्होंने 8% का बोला है, उससे भी कम कहीं ना कहीं इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ होगी। वो तो इन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ को, डेटा को इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिजिटल मैग्नीट्यूड हेडलाइन प्रोजेक्शन ड्यू टू द सम पॉजिटिव सरप्राइज रिसेंट डेटा सच एज ए स्ट्रॉन्ग डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट। तो जो डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा बूम देखने को मिला है। डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट का मतलब ये हो जाता है कि जो भी डिजिटली चीज़ें हैं उनके लिए जो सर्विस दे रही हैं कंपनियां या जो सर्विस दे रही हैं भारत की कंपनियां, तो उसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। यहाँ आपको मालूम होगा सस्ते में कोई चीज़ काम यहाँ पर भारत में सस्ते में हो जाता है। तो उसी रिगार्डिंग क्या करती हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो भारत की तरफ या भारत की कंपनियों की तरफ अप्रोच करती हैं, क्योंकि भारत की कंपनियां उन्हें वही काम सस्ते दामों में करके भेज देती हैं। तो वो डिजिटल उसमें एक्सपोर्ट बढ़ने से थोड़ा सा इन्हें पॉजिटिव लगा, इसलिए इन्होंने क्या किया, भारत की जीडीपी जो परसेंटेज है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। द टेपिड पोस्ट कोविड रिकवरीज इन इंडिया हाउस होल्ड कंजप्शन विल बी फर्दर हेम्ड इन बाय हाई इन्फ्लेशन एंड इनकम्प्लीट लेबर मार्केट रिवाइवल। तो यहाँ पर कोविड-19 की जो रिकवरी होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से रिकवरी होनी चाहिए थी वो उस हिसाब से नहीं हो रही है। और इसके प्रमुख कारण क्या है, एक तो हाउस होल्ड का कंजप्शन हाई इन्फ्लेशन बढ़ गई है। और इन्फ्लेशन मतलब होती महंगाई बढ़ गई है। और साथ ही साथ जो इनकम्प्लीट लेबर मार्केट रिवाइवल हमने जिस टाइप से सोचा था कि प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो लोगों को फिर से जो चली गई थी कोविड-19 के दौर में नौकरियां, वो फिर से क्या होंगी, नौकरियां उनके लिए मिलेंगी। तो वो सब चीज़ें हुई नहीं, और जब वो सब चीज़ें नहीं हुई तो उसके कारण हमें ये चीज़ देखने को मिली कि जो इंडिया का जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है वो कहीं ना कहीं महंगाई और इनकम्प्लीट लेबर मार्केट के घेरे में आ चुका है। मोर इम्पोर्टेंट, कल इसको मैंने लास्ट जो एडिटोरियल है उसमें भी बहुत डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि आखिरकार क्या भारत की स्थिति है। मोर इम्पॉर्टेंटली अ नाउकास्ट ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर बाय द बैंक्स मैंडारिन मतलब होता है जो दिग्गज लोग हैं बैंक के, सजेस्ट इंडियाज़ ग्रोथ वाज ऑलरेडी experiencing a relatively slowdown in the January to March 2020 क्वार्टर। तो उनका कहना है, जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनका भी यही कहना है कि जनवरी से जो मार्च वाला क्वार्टर है कहीं ना कहीं इंडिया की जो ग्रोथ है उसने स्लो डाउन फील किया है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। अगर पिछले कुछ क्वार्टर से देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं स्लो डाउन फेस किया है। इंडियाज़ रिकवरी आर वेरीज वाइडली अक्रॉस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग रिमेन ट्रबल ड्यू टू वीक डिमांड एंड इंक्रीजिंग इनपुट कॉस्ट। तो यहाँ पर इंडिया की जो रिकवरी है, अगर हम सेक्टर वाइज एक तो ओवरऑल रिकवरी होती है, अगर सेक्टर वाइज भी देखें तो वो कहीं ना कहीं वीक ही है। क्यों वीक है, उसके कुछ प्रमुख कारण हैं। इसमें क्या हो रहा है कि आपकी एक तो डिमांड तो है नहीं, लेकिन जो इनपुट कॉस्ट है वो आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इनपुट कॉस्ट होने से महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ने से फिर लोगों के पास उतना पैसा होगा नहीं तो वो खर्चेंगे नहीं तो वो पूरी की पूरी साइकिल को अफेक्ट करती हैं चीज़ें। दिस इज़ वोर्न आउट बाय द लेटेस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा। और ये सब चीज़ें कब निकल कर सामने आई, जो भी लेटेस्ट इंडस्ट्रियल डेटा सामने आया। द वर्ल्ड बैंक prognostications about the India's growth for prospect seems more sanguine than some others। तो यहाँ पर जो इंडिया का है, अब देखो साउथ एशियन की बात हो रही है, तो इंडिया का अगर हम देखें, प्रोग्नोस्टिकेशन मतलब होती है भविष्यवाणी, जो वर्ल्ड बैंक ने भविष्यवाणी की है, और सैंग्विन मतलब थोड़ा सौम्य रहा। तो वर्ल्ड बैंक का जो भविष्यवाणी है इंडिया को लेकर वो बड़ी थोड़ी सी पॉजिटिव नोट पर है। अगर हम दूसरी साउथ एशियन कंट्री को देखें तो द एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सपेक्ट इंडियाज़ जीडीपी फॉर द ईयर टू राइज 7.5% विद रिटेल इन्फ्लेशन ऑफ अराउंड 5.8%। एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहना ये है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 7.5% से बढ़ेगी, साथ ही साथ जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो भी लगभग 5.8% तक रहेगी। आपको मालूम होगा कि जो आरबीआई का एक तय पैमाना है कि 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4% से नीचे भी इन्फ्लेशन नहीं होनी, यहाँ पर 2 है, जहाँ तक 2% से भी नीचे इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर ज़्यादा चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, तो वो भी मार्केट को क्या करती हैं, इम्बैलेंस करती हैं।
तो यहाँ पर जो रिटेल इन्फ्लेशन की इन्होंने बात की वो 5.8% के समकक्ष रहने वाली है। एंड द RBI रीसेट ग्रोथ होप फार from 7.8 in February to 7.2 while raising its inflation projection for the year more sharply from 4.5 to 5.7। तो यहाँ पर RBI ने क्या किया कि फरवरी में एक डेटा पेश किया। उस डेटा में उन्होंने क्या कहा कि भैया जो हमारी ग्रोथ है वो 7.8% रहने वाली है, लेकिन फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो महंगाई दर है वो लगभग 4.5% से बढ़कर 5.7% पर हो गई है। तो उन्होंने उस डेटा को, जो ग्रोथ वाला डेटा है, उसको कम कर दिया और उसे क्या बना दिया कि नहीं भैया हमारी 7.8 से नहीं बढ़ेगी, 7.2% से हमारी ग्रोथ होगी। और ये पूरा का पूरा क्यों हुआ? महंगाई के कारण। इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू ट्रेंड मच हायर इवन एबव 7% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। तो जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है कि जो इन्फ्लेशन है जिस गति से बढ़ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले 6 महीने, मतलब इस पूरे ईयर के 6 महीने के बीच में जो फाइनेंशियल ईयर वर्तमान में चल रहा है, उस फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीने में वो 7% को भी पार कर जाए एंड वेल ओवर द कंफर्ट थ्रेशोल्ड ऑफ 6% ओवर द फुल ईयर। और यहाँ पर 6% से ऊपर तो हो सकता है रहे। मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी मेंटेनेंस नीड टू एड्रेस इन्फ्लेशन मोर एग्रेसिवली। और यहाँ पर जो दिग्गज हैं मॉनेटरी पॉलिसी के या जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनके लिए जो इन्फ्लेशन है, उनको इन्फ्लेशन को ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिवली क्या करना चाहिए? एड्रेस करना चाहिए। मतलब आवश्यकता है, करना चाहिए नहीं, नीड टू एड्रेस, आवश्यकता है। लेस्ट इट डीरेल, लेस्ट मतलब होता है ऐसा ना हो, इट डीरेल द रिकवरी विच द बैंक हैज़ वार्न कुड रिन्यू प्रेशर ऑन इम्प्रूविंग बैंक एंड कॉरपोरेट बैलेंस शीट। तो यहाँ पर फिर से कहीं ना कहीं बैंक और कॉरपोरेट सीट पर उस चीज़ का क्या हो, प्रेशर ना पड़े, क्योंकि वो एक साइकिल है। आप पूरा साइकिल एक चीज़ अफेक्ट होगी। मैंने लास्ट कल वाले एडिटोरियल में भी ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। और उसमें क्यों डिस्कस की थी? क्योंकि RBI ने हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने कह दिया था कि हम महंगाई को ज़्यादा तवज्जो देंगे बजाय ग्रोथ के। तो महंगाई को काबू करने के उनके प्रयास जारी रहेंगे। तो फिर कॉर्पोरेट बैलेंस शीट को मैनेज करना पड़ेगा अगर महंगाई बढ़ती रही, लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो ये सब चीज़ें हैं। देयर इज़ द नीड टू रीथिंक ग्रोथ इंजन एज वेल। यहाँ पर ग्रोथ इंजन को भी हमें फिर से सोचना पड़ेगा, ग्रोथ इंजन के बारे में। द परस्यूट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिकेट अ फ्रेश इंस्टेंस। तो यहाँ पर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसका भी कहीं ना कहीं हमें फ्रेश एग्जाम्पल है, उसको भी हमें ध्यान से देखना होगा। द शनिंग ऑफ द RCP नीड टू रिविजिट। तो यहाँ पर हमारे अभी जब जापान आया था, जापान लगा है कि भारत इंडिया क्या कर ले, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्राम, इसको क्या कर ले, ज्वाइन कर ले। आपको मालूम होगा इसमें बहुत सी साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस चीज़ को ज्वाइन किया है। और इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना था सभी देशों के साथ एक साथ वाला, लेकिन उसमें जो डेटा प्राइवेसी है, और ऐसा ना हो कि बाहर की कंपनियां हैं, चाइना, वियतनाम या कहीं की, वो कंपनियां पूरी तरह से इंडिया के मार्केट को क्या ना कर लें, कैप्चर ना कर लें। इन सभी समस्याओं को देखते हुए भारत ने उसको ज्वाइन नहीं किया। और RCP के जो मेंबर्स थे, उन्होंने भारत की इन समस्याओं को ज़्यादा उतना तवज्जो दी भी नहीं, तो भारत ने उसको ज्वाइन करने से मना कर दिया। लेकिन जापान बोल रहा है कि भैया आप ज्वाइन कर लो उस चीज़ को, और मतलब उसके फ़ायदे बता रहा है। वियतनाम डेंट इंडियाज़ फ्यूचर एक्सपोर्ट इन जॉब इंटेंसिव सेक्टर सच एज। ऐसा ना हो कि भाई जो वियतनाम है वो इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको बहुत बुरी तरीके से डेंट कर दे, हानि पहुंचा दे। द फार्म सेक्टर दैट हैज़ सो फार बीन रेजिलियंट थ्रू द पेंडेमिक वर्स फेज एंड कुड नाउ गेन ड्यू टू द हाई ग्लोबल फूड प्राइस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो हमारा फूड मार्केट है या फार्म सेक्टर है, वो भी कहीं ना कहीं कोविड-19 के कारण हिट हुआ था। लेकिन रसिया यूक्रेन वॉर के कारण जो फूड प्राइस है ग्लोबल लेवल पर, उसका बढ़ना फार्म सेक्टर के लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव खबर है, और उससे उसे गेन भी हो रहा है, फ़ायदा भी हो रहा है। नीड केयरफुल हैंडलिंग टू। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है कि जो बढ़ रहा है फार्म सेक्टर में, उसको भी एक केयरफुली आप हैंडल करो। नहीं तो ऐसा हो कि आपने पूरा गेहूँ बेच दिया या जो भी है, आपने उसको हैंडल सही तरीके से नहीं किया, तो आगे आने वाले 2-3 साल में उसको आपको नेगेटिव परिणाम ना झेलने पड़े। इसका एक प्रमुख रीज़न ये है कि फूड शॉर्टेज हो रही है। तो भारत ने
जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से बात की थी तो उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडिया को अनुमति दे तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में कई लोगों की जान बचा सकता है। तो ये सब चीज़ें थी वाइल द नॉर्मल। अब वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से हमें WTO से क्यों अनुमति चाहिए, वो एक अलग किस्सा है, अलग वीडियोस पर बन जाएगा। आप बस इतना समझो कि भारत की इच्छा है कि वो वर्ल्ड को जो फूड शॉर्टेज है उसकी कमी को फुलफ़िल करे, लेकिन इनका ये कहना है कि इस चीज़ को आप फुलफ़िल करने के चक्कर में उसको आप केयरफुली हैंडल कीजिए, नहीं तो आपको ही लेने देने पड़ जाए। वाइल द नॉर्मल मानसून फॉरकास्ट would well for the Kharif crop and hopefully rural demand, the cost of benefit wheat fertilizer और chicken feed is rising sharply for farmer too। तो यहाँ पर जो नॉर्मल मानसून आने की बात है तो यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा खरीफ क्रॉप के लिए एक अच्छा नोट है, लेकिन जो आपकी फर्टिलाइजर्स हैं, चिकन फीड्स हैं, चिकन फीड्स मतलब मुर्गे या जो भी जंतु होता है उसको खिलाने के लिए जो अन्न लाना पड़ता है, वो उसमें जो उसकी प्राइस में जो बढ़ोतरी हो रही है वो कहीं ना कहीं फार्मर्स के लिए भी उस चीज़ की बढ़ोतरी हो रही है। फार्मर्स भी इस चीज़ को, इस महंगाई को फील करेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजर जब आप अन्न का उत्पादन करने जाते हो तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, और जब आप मुर्गी पालन करने जाते हो तो आप उनको खाना भी खिलाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के कारण हमें इस चीज़ को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपने जो फूड स्टोरेज है उसको वर्ल्ड में बांटते फिरें और हम फिर रोड पे आ जाएं। तो ये सब चीज़ें थी आज के एडिटोरियल में। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ और नए विचारों के साथ। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।